प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक दशक में अपनी सबसे लंबी यात्रा पर गए हैं। विदेश यात्रा पर 8 दिन 5 देश। जो क्वाड समिट हुई है, भारत ने खुद अपने स्टेटमेंट में भी पाकिस्तान शब्द का नाम अपने मुंह से नहीं निकाला। Pakistan, I love Pakistan. ट्रंप ये कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हालात तो होने ये चाहिए थे कि पाकिस्तान की निंदा पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी। आखिर कहाँ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रूल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खारम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक दशक में अपनी सबसे लंबी यात्रा पर गए हैं। विदेश यात्रा पर 8 दिन 5 देश। इसको लेकर वाहवाही हो रही है। जो जय जयकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो सिर्फ देश और विदेश में नहीं, बल्कि ऐसा लगता है अब सातों लोकों में उनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन उससे पहले कि मैं उनकी विदेश नीति पर आऊं, वो क्या करेंगे इस विदेश यात्रा में, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु आपको बताऊं। एक वो तस्वीर जो नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके जरिए समर्थित मीडिया आपको दिखाना चाहती है, और एक वो तस्वीर जो आपको देखना चाहिए, देखना आपका हक है एक भारत के नागरिक के तौर पर। उससे पहले मैं बताती हूँ कि किस तरह से जो भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति भी एक तरह से हम देख लें, उसमें जो कन्फ्यूजन और असमंजस की जो स्थिति है, उसको आप ज़रा गौर से देखिए। 24 घंटे के भीतर भारत ने पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों या एक्टर्स हों, और जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ के जो बड़े ही लोकप्रिय चैनल्स हैं, उनको अनब्लॉक किया और फिर ब्लॉक कर दिया। तो अभी आपने देखा होगा, कुछ ही घंटे पहले की बात है कि किस तरह से शाहिद अफरीदी, इसके अलावा शुएब अख्तर, फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, सबा कमर, इसके अलावा यमुना जैदी, दानिश तैमूर, इन तमाम लोगों के अचानक उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स अनब्लॉक हो गए। ये सारे लोग देखे जाने लगे भारत में। और इसके अलावा जो चैनल्स हैं जिन पर भारत में भी बड़ी तादाद में लोग जो ड्रामे कहलाए जाते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो हम टीवी हो, ARY डिजिटल हो, हर पल जियो, इन तमाम चैनलों और इन तमाम जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके ट्विटर हैंडल्स को अनब्लॉक कर दिया गया। हमने देखा सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी आलोचना हुई। इसके अलावा जो सिर्स एसोसिएशन है मुंबई में, उसने बाकायदा प्रधानमंत्री को ख़त लिखकर कहा कि किस तरह से एक तरफ एक ऐसा देश है जो हमारे ऊपर हमला करता है, हमारे नागरिकों की हत्या करता है, ऐसे में हम कैसे इस बात की इजाज़त दे सकते हैं कि इनके जो हैंडल्स हैं उनको आप अनब्लॉक कर दें। पूरे आपने देखा ट्विटर पर एक तरह का अपरोर, एक तरह का हमने देखा शोर शराबा, खासकर उन लोगों के ज़रिए भी जो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन ग्रुप बनाते हैं, उनका पूरा समर्थन का जो ग्रुप है वो बनाते हैं, वो समूह के ज़रिए भी किया गया। तो आप ये देखिए, आनन फानन में इसको अनब्लॉक किया गया। इन तमाम जो चैनल्स हैं और ये हैंडल्स हैं, उनको फिर ब्लॉक कर दिया गया। यानी वापस उसी स्थिति में आ गए जो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का एक मिलिट्री क्राइसिस देखा गया, जिसमें पाकिस्तान के ज़रिए जो समर्थित आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने भारत में पहलगाम पर हमला किया। उसके अलावा फिर भारत ने जवाब दिया, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, और कई हफ्तों के उस संघर्ष के बाद किस तरह से भारत ने इन तमाम ट्विटर हैंडल्स को और साथ ही यूट्यूब हैंडल्स को और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया था। एक सज़ा के तौर पर पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है उसको। तो अब इस पर बहस ज़रूर हो सकती है कि क्या ये कोई सही रणनीति है या नहीं, या वाकई इन ट्विटर हैंडल्स को या सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन करके भारत क्या हासिल करना चाहता है। लेकिन अगर एक नीति के तौर पर भी इसको कबूल किया जाए तो सीधे तौर पर आप कन्फ्यूजन देखिए। ऐसा नहीं था कि कोई 1, 2, 4 इस तरह के हैंडल्स थे, बल्कि मैं आपको बड़ी तादाद में इन हैंडल्स का जिक्र कर रही हूँ, जिसमें से एक एक को जाहिर है ब्लॉक और फिर अनब्लॉक और फिर ब्लॉक किया गया। तो ये असमंजस की स्थिति। अब आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्रा पर। आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, मोदी मोदी, इसके अलावा कह रहे हैं लोग कि धन्य हो नरेंद्र मोदी, धन्य हो गए हैं मिलकर वो लोग नरेंद्र मोदी जी से। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसके अलावा वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें ये महिलाएं हैं, इनको आप देख रहे हैं, बाकायदा आंखों में आंसू हैं, भावुक होकर नरेंद्र मोदी जी से मिल रही हैं, रोती हुई। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा, हरे राम हरे कृष्ण के भी नारे लगाए जा रहे हैं। यानी वो लोग जो देखने में लग रहा है कि अफ्रीकन जो मूल के लोग हैं,
जाहिर है वो हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं होंगे, लेकिन उनकी आस्था रही होगी हिंदू देवी देवताओं में, इसलिए वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। हमें तो अब ये आदत हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे ही भारत से बाहर निकलते हैं, भारत के जो मूल के लोग हैं वो कुछ तादाद में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरह की भीड़, और नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार होती है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन इस जय जयकार के अलावा जो असली विदेश नीति है उस पर कैसे बातचीत होगी। हमें बताया जा रहा है कि 8 दिन 5 देश, और ये देखिए विदेश नीति में इतना बड़ा कमाल हुआ है कि जो घाना में प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं उनको सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला है। एक और बहुत ही गर्व का लम्हा है ये देश के लिए, जाहिर है हमारे लिए भी गर्व का लम्हा है। प्रधानमंत्री को घाना का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है वो उनको दिया गया है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। और ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया का, जो विश्व का पटल है उस पर कितने लोकप्रिय हैं, और साथ ही कितने महत्वपूर्ण एक व्यक्ति के तौर पर, और भारत कितने महत्वपूर्ण एक देश के तौर पर उभर रहा है। पहले में बताया जाता है कि विश्व गुरु बन चुका था भारत, अब बता रहे हैं कि विश्व बंधु यानी पूरी दुनिया का दोस्त भारत बन चुका है। यहाँ पर आप ये देखिए पोस्टर भी तैयार हो गया है, भारत की सरकार ने ये पोस्टर तैयार कर दिया है जिसमें 24 जो ग्लोबल अभी तक ऑनर्स, जो सम्मान मिल चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को, उसको पब्लिसाइज किया जा रहा है, जिसमें आप ये देख रहे हैं श्रीलंका से लेकर मॉरिशस, कुवैत, गुयाना, इसके अलावा आप ये देखिए रशिया, ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, और इस लगातार पूरी फहरिस्त में आप चले जाइए, सऊदी अरब से लेकर फ़िलिस्तीन से लेकर अफ़गानिस्तान तक नरेंद्र मोदी जी को 24 इस तरह के सम्मान मिल चुके हैं। ज़ाहिर है देश के लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है। फ़ख्र की बात है इस तस्वीर उभरने तक, जब मैं आपको बताऊंगी कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि भारत के दुश्मनों को, आतंकवाद के स्पॉन्सर्स को हम मिट्टी में मिला देंगे, वो प्रधानमंत्री, उन्हीं की सरकार। आप ये देखिए यहाँ पर कि ये जो क्वाड समिट हुई है इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश शामिल हैं। भारत ने खुद अपने स्टेटमेंट में भी पाकिस्तान शब्द का नाम अपने मुंह से नहीं निकाला। अब आप ये देखिए पहलगाम के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, आतंकियों के फाइनेंसर्स, आयोजक, हमलावरों को सज़ा दिलाने की मांग की गई, लेकिन जो ये बयान था क्वाड देशों का, इसमें मुख से, इस स्टेटमेंट से ना तो पाकिस्तान का जिक्र लिया गया सीधे तौर पर, भारत का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया। दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए, किसी भी आतंकी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा, जिसको लगातार भारत ये कहता रहा है कि पाकिस्तान भारत में इन आतंकवादी संगठनों और इनके जो गुर्गे हैं उनको भेजता है, आतंकियों को, और भारत को परेशान करता है, भारत में आतंक फैलाता है। जैश-ए-मोहम्मद, इस तरह के संस्थानों का, आतंकवादी संगठनों का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद आप ये देखिए, ये 2025 का 1 जुलाई का बयान है। मैं आप आ जाती हूँ 2024 का भी हम देख लें कि जो क्वाड और यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों में जो बयान थे, मुंबई में 26/11 और पठानकोट हमले का सीधे तौर पर जिक्र किया गया था, आतंकी संगठनों के नाम लिए गए थे। और अगर अब इसको हम सीधे तौर पर पलट के देखते हैं, 2025 का जो बयान है, वायर की रिपोर्ट देखिए आप, जो मुख्य धारा का तथाकथित दरबारी सरकारी मीडिया है उसको तो आप देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। वायर की रिपोर्ट सीधे तौर पे ये बताती है कि कैसे यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद, उसका जो मई का 2025 का बयान है, कमोबेश उसी की तर्ज पर या एक तरह से उसी की नकल के तौर पर नज़र आता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने अपने नुमाइंदों को, जो सांसद थे सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, उन सब का एक गुलदस्ता बनाया, उनको 33 देशों में भेजा सरकारी खर्चे पर, यानी कि आपके मेरे टैक्स पेयर के खर्चे पर ये लोग घूमे। इन्होंने देश देश जाकर दौरा किया देशों का, उसमें तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि उसकी भी आलोचना ये रही कि कोई भी महत्वपूर्ण नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई। जो तथाकथित मैं कहूँगी ऐसे लोग जो कि भारत से यहाँ गए थे और वहाँ भी वो लोग जो सरकार का हिस्सा नहीं है, उन लोगों से अक्सर मुलाकात हुई। चलिए मान लेते हैं मुलाकात हुई। भारत पहलगाम हमले के बाद और जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये पूरा तनाव था, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इन सांसदों को भेजा गया था। क्या यही माहौल बना है? क्या इसी तरह से हम विश्व गुरु और विश्व बंधु बने हैं, जहां ये इतना महत्वपूर्ण जो संगठन है, इसके ज़रिए स्टेटमेंट जारी हुआ और पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया? अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में एक माहौल बनाना था या अपने फेवर में भारत को माहौल बनाना था, तो इन 33 देशों की यात्रा का क्या मतलब हुआ?
नरेंद्र मोदी जी जो पिछले 10-11 साल में लगातार पूरी दुनिया में जाते रहे हैं और हमें ये बताया जाता रहा है, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है उसमें भी ये बताया जाता है कि भारत पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में भारत को इतना सम्मान, इतना महत्व और इतनी लोकप्रियता भारत की और भारत के नेता नरेंद्र मोदी जी की हो रही है। अब अगर इसको आप ये देखें यहाँ पर तो किस तरह से इस बात का पता चलता है। अब जो भारत की प्रतिक्रिया और राजनीतिक असर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंक के खिलाफ आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। क्वाड देशों से साफ समर्थन की उम्मीद है। विपक्ष ने सरकार की आलोचना की है और जाहिर है पाकिस्तान के नामित ना कर पाने पर रक्षा मंत्रालय के बयान में भी आप ये देखिए कि पहले जो पाक प्रायोजित आतंकवाद यानी कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जो मेंशन था वो भी हटा दिया गया है। अब क्या इस बात का ये सबूत है, इस बात का ये संकेत मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 1, 2, 4 नहीं बल्कि 10 बार कम से कम ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ, ये युद्ध विराम उन्होंने उनकी कोशिश और मंशा की वजह से हुआ। उन्होंने ये कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान को ये कहा कि भाई आपको अगर मुझसे ट्रेड करना है, अगर आपको मुझसे कारोबार यानी अमेरिका से कारोबार करना है तो आपको ये युद्धबंदी करनी होगी। इतना ही अगर काफ़ी नहीं है कि इस युद्धबंदी के बाद जिस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो अमेरिका है, उसकी छाप जो नज़र आ रही है, उसका दबाव जो नज़र आ रहा है भारत की विदेश नीति पर और जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है उस पर जो प्रभाव नज़र आ रहा है, उसे साफ तौर पर हम ये देख रहे हैं कि भारत ये कि पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, वो जाके व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के साथ लंच करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हालात तो होने ये चाहिए थे कि पाकिस्तान की निंदा पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी। हम आतंकवाद के पीड़ित हैं, पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है, स्पॉन्सर है। ये एक नैरेटिव है जो पूरी दुनिया में जाना चाहिए था और होना ये चाहिए था कि आतंकवाद का जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर बंदिश लगाई जाती, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती, कल्चरल पाबंदी लगाई जाती, सामाजिक पाबंदी और सबसे ज़्यादा आर्थिक पाबंदी लगाकर आतंकवाद की जो कमर है उसे तोड़ने की कोशिश होती पूरी दुनिया के स्तर पर। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, वहाँ के सेनाध्यक्ष को बुलाकर लंच करा रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए वाहवाही हर जगह हो रही है। यहाँ पर क्वाड 4 देशों का ये जो पूरा संगठन है, महत्वपूर्ण देश हैं जिनको कई लिहाज से ये भी माना जाता है कि काउंटर करने के लिए चाइना को ये क्वाड बनाया गया, तो वहाँ पर भी कोई निंदा किसी तरह की बात नहीं की गई। सुरक्षा मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मा चलानी की ये ट्वीट आप उनका देखिए जिसमें वे कहते हैं कि क्वाड मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसका जिक्र करने से भी वो बचते रहे। उन्होंने एक तरह की एक आम टर्म, एक जेनेरिक टर्म का इस्तेमाल किया, टेररिज्म, और वो ये कहते हैं कि सच्चाई तो ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि भारत जो कि आतंकवाद का विक्टिम है और पाकिस्तान जो कि इसका प्रायोजक है, परपेट्रेटर है, दोनों के बीच फ़र्क नहीं करता। उनका ये कहना है कि और ख़ासकर ट्रंप जो हैं वो यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि आई लव पाकिस्तान। अब इसके अलावा अब आगे आप ये देखते हैं कि बाकी लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो भी इस बात से नाराज़ हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब भारत के खुद विदेश मंत्री पाकिस्तान का नाम अपने मुंह से नहीं ले पा रहे हैं तो क्या हम ये उम्मीद करें कि दुनिया के जो देश हैं वो ये नाम लेंगे। इसके अलावा अब ये देखिए कि प्रवीण साहनी, जिनको अक्सर आप वायर पर भी देखते हैं, जो फोर्स मैगज़ीन के एडिटर हैं और सुरक्षा मामलों के बड़े जानकार हैं, उन्होंने भी सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से अपना ये ट्वीट यहाँ पर सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि बिंदुवार तरीके से अगर ये क्वाड का हम फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग को हम देखें तो सीधे तौर पे पता चलता है नंबर 1 वो कहते हैं कि हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए कमिटेड हैं। अब वो यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या चीन को इसके मेंबर के तौर पर ये कबूल करेंगे, तो ये कह रहे हैं समस्या ये है कि क्वाड को चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। अब इसके बाद वो ये कहते हैं कि रूल्स बेस्ड जो इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी कि रूल्स के हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय एक ऑर्डर होना चाहिए, उसकी बात कही गई है स्टेटमेंट में। साफ तौर पे यहाँ भी पता चलता है कि हमने देखा है फ़िलिस्तीन से लेकर और ईरान तक आखिर कहाँ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रूल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सिर्फ अगर इसी हद तक बात यहीं पर ख़त्म हो जाती तो शायद इतना अफसोस नहीं होता। अब ये देखिए खबर 2 दिन पहले की ये खबर है। बहुत सारी हेडलाइंस आपकी नज़र से ओझल हो जाती हैं या ओझल कराने की कोशिश होती है मीडिया मैनेजमेंट, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हेडलाइंस मैनेजमेंट के ज़रिए, यानी जो सच्चाई है उस पर काम न करके
सिर्फ मैनेजमेंट किया जाए, एक तरह का प्रबंधन, एक तरह का धोखा आपकी आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर बनाई जाए जिससे आपको ये पता चले कि भाई बहुत वाहवाही हो रही है, जय जयकार हो रही है। ये आप हेडलाइन पढ़िए, बिग शिफ्ट ब्रूज इन इंडियाज नेबरहुड। पाकिस्तान चाइना तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। सार्क जो साउथ एशिया का ये जो पूरा समूह है, इसके एक अल्टरनेटिव के तौर पर, उसके एक बदल के तौर पर एक समूह बनाने की यहाँ पर पूरे तरीके से कोशिश हो रही है। एक नया साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भारत को जाहिर है बुलाया तो जाएगा, लेकिन एक तरह से उनको साइड में करने की कोशिश हो रही है, किनारे लगाने की भारत को कोशिश हो रही है। ये कह रहे हैं कि रीजनल कोऑपरेशन को बूस्ट किया जाएगा एक सार्क के रिस्पॉन्स के तौर पर, क्योंकि एक जो 7 देशों का ये समूह है, इसमें 2 बड़े देश भारत और पाकिस्तान, अगर इनके बीच लगातार संकट की स्थिति बनी हुई है तो जाहिर है इसमें जो दूसरे देश हैं वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इन तीनों के बीच बातचीत हुई है, बैठक हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि हमारे ही रीजन में, हमारे ही जो पूरा हमारा एक खित्ता है, इसमें हमें ही दरकिनार कर दिया जाए, किनारे लगा दिया जाए और एक तरह से पूरी जो दक्षिण एशिया की जो राजनीति है उसको नए सिरे से, उसका जो मैप है वो बनाया जाए। तो सीधे तौर पे विदेश नीति में जिस तरह से जो घरेलू नीति है, जो घरेलू राजनीति है, लगातार जब विदेश नीति के ज़रिए घरेलू राजनीति में फ़ायदा उठाने की कोशिश होगी तो सीधे तौर पर विदेश नीति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता करने की जो बात है उसको नकारा नहीं जा सकता कि क्या जो भारत का हित है, जो राष्ट्रीय हित है, उसको दांव पे लगाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि तमाम तरह के झूठे वादे इरादे दिखाकर, मीडिया का इस्तेमाल करके किसी तरह से विदेश नीति को इस्तेमाल किया जा सके जो घरेलू राजनीति है उसके लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।